डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची का फिज़िक्स का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के लिए। और कम टाइम लगेगा इसमें। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी बिकम्स इक्वल टू इट्स EMF व्हेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ 0। आपको पता है इसका फार्मूला है EMF माइनस IR इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल, यानी V बराबर है EMF माइनस IR। अगर R की जगह 0 कर देंगे तो IR वाली टर्म 0 हो जाएगी और टर्मिनल पोटेंशियल EMF के इक्वल आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा। A semiconductor photodiode converts light into electrical energy and it is essentially a चैप्टर 16 से आई है ये MCQs, रिवर्स बायस इसका आंसर है। सेमी कंडक्टर फोटोडायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और किस प्रिंसिपल पे काम करती है? रिवर्स बायस के। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स, पास पेपर में भी आ चुकी है और अभी मैंने एसआरई मजीद का पेपर सॉल्व करा है उसमें भी आई है। इसका आंसर है पोलराइज्ड। अब फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोटेक्शन टेक्स प्लेस, ये भी रिपीट हुई है, पास पेपर में भी है और एसआरई मजीद के पेपर जो मैंने सॉल्व करा है उसमें भी है। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये एनिलिशन ऑफ मैटर हो जाएगा तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। MCQs नंबर 5 है व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इक्वी पोटेंशियल प्लेन। ये भी पास पेपर की है। इक्वी पोटेंशियल प्लेन पर, अगर आप प्लेन का मतलब है पोटेंशियल हर जगह सेम हैगा, तो उसमें अगर आप एक पॉइंट चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे तो उसका वर्क क्या होगा? 0। ये अहम MCQs है। अ गैस डज वर्क व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है वर्क बढ़ रहा है, सही है ना, वर्क हो रहा है। इट वुड बी ग्रेटेस्ट, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा हो जाए। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में होता है? बढ़ता है कि सबसे ज़्यादा गैस किस में एक्सपेंड होती है तेज़ी के साथ? वो है आइसोथर्मल, क्योंकि मैक्सिमम वर्क होता है आइसोथर्मल में। यही एसआरई मजीद में लिखी थी, वहाँ पे वर्क मैक्सिमम के हवाले से था। और वर्क आपको पता है किसके बराबर है? P × V। अगर V मैक्सिमम हो जाएगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स, पहला ऑप्शन है वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और डी ऑप्शन है वोल्टेज एंड करंट। तो ट्रांसफॉर्मर करता है क्या? वोल्टेज और करंट दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड। आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होगी? जब आप क्या करेंगे? कंडक्टर को परपेंडिकुलरली फेंकेंगे फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाकर। क्यों? क्योंकि जो फोर्स का फार्मूला है वो है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। और साइन मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री के ऊपर। तो साइन 91 होगा तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी BIL के बराबर। The process of adding suitable impurity in germanium or silicon crystal to improve its electrical conductivity is called doping। जो आप impurities ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में जो कि 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं जैसा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और जो आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं इस प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ 3rd ग्रुप एलिमेंट और 5th ग्रुप एलिमेंट विद सेमीकंडक्टर 4th ग्रुप एलिमेंट के साथ, ये डॉपिंग का फिनोमेना कहलाता है। अब वर्ड ट्रांजिस्टर मीन्स, ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टर, 2 वर्ड से मिलकर बनाए, ट्रांसफ़र और सही है ना, रेजिस्टर से ट्रांजिस्टर बनाए। The phenomena of black body radiation can be explained on the basis of quantum theory of light. In order to measure current with maximum accuracy, the resistance of the ammeter must be low। ये मॉडल पेपर में भी आई है।
अगर आप क्या चाहते हैं, एक्यूरेसी के साथ करंट को मेजर करना चाहते हैं, तो आपको रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, एमीटर की लो करना होगा। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल होता है एच ओवर 2 पाई, या कट ऑफ एच, के इसमें कट नहीं लग सका। ये मैंने यहाँ पर MCQs नंबर सॉल्व भी कर दिए 13 को। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल है कट ऑफ एच ओवर 2 पाई। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू कट ऑफ एच, और ये बराबर होता है एच ओवर 2 पाई की। ये इसके इक्वल भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब आइए इस वक्त ये आंसर था। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर ऑर्बिट्स ऑफ हैवी एलिमेंट रिजल्ट इन इमिशन ऑफ एक्स-रे। अगर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो हैवी मेटल पर स्ट्राइक कर इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें, तो उसके नतीजे में जो प्रोड्यूस होती हैं रेज, वो एक्स रेज कहलाती हैं। MCQ नंबर 15, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल इफ इट इज इनर्शियल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की चेंज को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। MCQ नंबर है 16, अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन दी। अब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ये कॉम्पटन इफेक्ट हैगा, सही है। और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनकमिंग जो फोटोन है उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी है, तो उसके बाद उसकी एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ बढ़ गई। ये SRE मजीद के पेपर में भी है। तो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इंक्रीजेज हो जाएगा। उन्होंने जो ऑप्शन दिया था अपने उसमें, वो दिया था वेवलेंथ बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इन्होंने खाली वेवलेंथ के बढ़ने का दिया हुआ है। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो कभी हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सही। तो फ्रीक्वेंसी आंसर है, वो ऐसे है कि ये MCQs नंबर है 17। मोमेंटम का फार्मूला है h/c। फोटोन का मोमेंटम h/c से निकालते हैं, और जब आप इस इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज करेंगे, तो मैंने दोनों कांस्टेंट h और c हटा दिए, तो डायरेक्टली डील करता है फ्रीक्वेंसी के साथ। नेक्स्ट है एनी सुइटेबल मटेरियल विच कैन नॉट बी यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन इज कॉल्ड। कह रहे वो मटेरियल बताओ जो न्यूट्रॉनों को स्लो डाउन नहीं करता। यहाँ पे वर्ड लग गया नॉट का। एनी सुइटेबल मटेरियल विच कैन नॉट बी यूज, जो कि इस्तेमाल नहीं होता इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन के दौरान न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, उनको स्लो डाउन नहीं करता, वो मटेरियल आपको बताना है, सही ना। इज कॉल्ड, सही ना, डिसेलरेटर। कूलेंट वो भी स्लो डाउन करता है, मॉडरेटर भी करता है, और एनर्जी एब्जॉर्बर भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स बीइंग मोस्ट सुइटेबल फॉर इंड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको पता है कि आपको इंड्यूस प्रोसेस कराना है न्यूक्लियर रिएक्शन में, यानी किसी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करना है, सही है। तो सबसे आसानी से ज़्यादा से कौन स्ट्राइक करेगा, जो न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, समझ में आई। तो इन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये तीनों चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन का स्ट्राइक कराना क्यों आसान है, क्योंकि शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है एटम में न्यूक्लियस के गिर्द, सही है, वो भी उसे अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना रिपेल करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है। और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो भी रिपेल नहीं करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनों को स्ट्राइक करेंगे तो शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है मूवमेंट की वजह से वहीं से रिपल्जन हो जाएगी, तो मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस कराना। प्रोटॉन अट्रैक्ट हो जाएगा शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनके जरिए, और फिर अगर पहुंच भी गया न्यूक्लियस से तो रिपल्जन के चांसेस ज़्यादा है।
अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज रखता है प्रोटॉन्स की तरीके से। MCQ नंबर 20 है, द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, ऑल ऑफ देम। जब आप सेंसिटिविटी के फार्मूले की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको B भी मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल A भी मिलेगा और नंबर ऑफ टर्न्स N भी मिलेगा, बैन पूरा मिलेगा BAN। तो ये सब पे डिपेंड करती है सेंसिटिविटी। तो ऑल ऑफ देम गैल्वानोमीटर के फार्मूले पे जाइए, वहाँ जाके चेक करिए। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 1600 ईयर्स आफ्टर 6400 ईयर्स, द सैंपल ऑफ द सर्वाइविंग रेडियम। ये आपको पता है पास पेपर में आई भी है, यही SRE मजीद के पेपर में आई है, वहाँ मैंने इसकी पूरी लॉजिक बता दी है, वहाँ पे उसे गौर से देखें तो समझ में आ जाएगा। आंसर है 1/16, रिपीट हो रही है बार बार। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन, ये तो पूरी रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा, सही ना, इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है। अ सिल्वर वायर 2 मीटर लॉन्ग हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, व्हाट शुड बी इट्स एरिया। अब आपको पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला है, किसके इक्वल है, रॉ इंटू L/A। अब रेजिस्टेंस भी दे दिए, रॉ भी दे दिया है और लेंथ भी दे दी है, तो एरिया निकाल लेंगे फार्मूले से, वो मैंने यहाँ सॉल्व कर दी है। 23 ये रही, R इक्वल है रॉ L/A। तो A इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाइड, R उधर मल्टीप्लाइड हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, सबकी वैल्यू रख दी मैंने। रॉ की वैल्यू थी 1.5 टू 10 की पावर -2, लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 दी हुई थी और रेजिस्टेंस 0.5। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 6.08 10 की पावर -8 आ जाएगा। वो मैंने यहाँ पर सही ना हाईलाइट कर दिया। 24 है MCQs नंबर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर। पेयर प्रोडक्शन है, बार बार आ रही है, पास पेपर का है, SRE मजीद में भी आया, यहाँ पर भी आया है। द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप्ड बाय हैवी मेटेलिक टारगेट इन ए, ये SRE मजीद में ये भी आया है, सही है ना। आंसर इसका एक्स रेज है, उन्होंने सही लगाया है इन्हीं तीनों ऑप्शन के साथ। अब इन्होंने उन्हें कट पेस्ट करा या उन्होंने इनको, लेकिन इन्होंने गैमा रेज लिख दिया, ये गैमा रेज आंसर सही नहीं है, ये एक्स रेज आंसर है, ये एक्सरे प्रोडक्शन का फिनोमेना है। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम ए मेटेलिक रिंग, द करंट इन द मेटेलिक रिंग फ्लोज। आपको पता है अगर नॉर्थ पोल अप्रोच करता है टूवर्ड द फेस ऑफ द कॉइल, इन्होंने फेस ऑफ द कॉइल को हटाकर क्या कर दिया, मेटेलिक रिंग कर दिया है। रिंग भी क्लोज पाते और फेस ऑफ द कॉइल, कॉइल जो है वो भी क्लोज टर्न होता है। तो आपको पता है कि ये लेंस लॉ से आया है, अगर नॉर्थ पोल अप्रोच करता है टूवर्ड्स द फेस ऑफ द कॉइल, तो कॉइल में घूमने वाला जो, समझ में आ गई बात, करंट है, सही है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और अगर अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉइल मूव करेगा तो करंट कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम ए मेटेलिक रे, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अगर ये टूवर्ड्स द फेस ऑफ करता है यहाँ पर, अब ए के बजाय टूवर्ड्स, तो एंटी क्लॉकवाइज होता। पास पेपर में ये एंटी क्लॉकवाइज से आया। द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर containing hydrogen will leak more quickly than its containing oxygen। तो इसका आंसर है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज हाई। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आया है क्वेश्चन। और आपको पता है जो लाइटर गैसेस होती हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि हाइड्रोजन गैस तेज़ी के साथ एक सिलेंडर को खाली कर देती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। MCQ नंबर है 28। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन
अगर दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट लेकर जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ये मैंने 28 यहाँ पर फिगर के ज़रिए बताई है। ये अट्रैक्शन है, सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और ये रिपल्जन की फिगर है, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब आइए एमसीक्यूज नंबर 29 की तरफ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर नॉट वैलिड फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। कब? जब रिलेटिव वेलोसिटी v अप्रोच करने लगे वेलोसिटी ऑफ लाइट को। यानी अगर रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब होने लग जाए, तो आपको पता है 1 - v²/c² जो है, तो v और c इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा तो 0 सही ना, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा। तो जैसे आप मास वेरिएशंस निकाल रहे हैं, लेंथ कंट्रैक्शन निकाल रहे हैं, सही है, या टाइम डायलेशन निकाल रहे हैं, वो इनफाइनाइट हो जाएगा टाइम डायलेशन और मास वेरिएशन। इसकी वजह से आपको ये याद रखना, हुज रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोचेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट। Highly intense monochromatic and coherent beam of light obtained by stimulating atoms of suitable material is called laser। ये लेज़र की डेफिनेशन है। लेज़र है ही क्या? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। सभी तो कुछ तो उसने लिख दिया। मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूर तक मार्क करती है। When an electron moves in an magnetic field B with velocity v, it experiences a force perpendicular to, कह रहे B but not perpendicular to B। कह रहे जब एक आप इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है वो B के परपेंडिकुलर होती है, V के नहीं। V के परपेंडिकुलर होती है, B के नहीं। कह रहा है बोथ V एंड B के परपेंडिकुलर, तो आंसर है बोथ V एंड B। V और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है, सही है। और इसकी डायरेक्शन बताते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। याद रखिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है, थ्रो करते हैं उसे आप, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होती है वो B और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है। विल्सन क्लाउड चैम्बर इज़ यूज्ड, आपको पता है ये आयनाइजिंग पार्टिकल का पाथ बताता है विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो इन्होंने कहा फॉर द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, बिल्कुल गलत। टू प्रोड्यूस एक्सरे, बिल्कुल गलत। टू प्रोड्यूस बीटा पार्टिकल, गलत। चौथा ऑप्शन आंसर है। टू टेक फोटोग्राफ ऑफ हाई वेलोसिटीज़। Whenever energy transform from one form to another, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज टूवर्ड्स ऑलवेज एनर्जी कंजर्वेशन। आपको पता है जब एनर्जी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो आपको पता है कि क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन की जानिब रहती है हमेशा। The अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी एट, अर्थ की सरफेस को हम रेफरेंस मानते हैं, तो अर्थ सरफेस के लिहाज है ना, अर्थ सरफेस के लिहाज से अर्थ सरफेस का जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसको हमने रेफरेंस माना हुआ है, तो डायरेक्ट याद करेंगे, बुक जाकर पढ़ें चैप्टर नंबर 12 के अंदर। तो अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी एट ज़ीरो पोटेंशियल। ये बहुत अहम MCQ है। फॉर ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द एंगल अल्फा बिटवीन द प्लेन ऑफ ए कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0 डिग्री। क्यों? फील्ड को रेडियल रखा इस वजह से जाता है कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं। जब आप गैल्वानोमीटर की थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो ये फार्मूला आपको मिलेगा I = C/BAN cos अल्फ़ा × थीटा, ठीक है। और अगर मैं अल्फ़ा की जगह 0 रख दूं तो cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाए, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब ये 1 हो जाएगा तो ये रह जाएगा C/BAN।
अब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई, चारों, सी बी ए और एन। और ये कॉस अल्फ़ा अगर रेडियल नहीं रखी जाती ना फील्ड तो ये एंगल ज़ीरो नहीं हो पाता, और ये एंगल ज़ीरो नहीं हो पाता तो ये वेरिएबल रहता, और जब ये वेरिएबल रहता तो खाली आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा समझ में ये प्रूफ नहीं हो सकता था। सही है। तो इस पूरी टर्म को कांस्टेंट करने के लिए ये और ये तो कांस्टेंट था, बी ए एन और सी तो कांस्टेंट था। हमने इस फील्ड को रेडियल बनाया ताकि हमेशा एंगल क्या रहे, 0 डिग्री, और cos 0 1 होता है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, और इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज करा तो सारे कांस्टेंट हटा दिए। और यहीं से भी इसी पेपर के अंदर एक MCQ आई थी, वो पूछ रहा था कि सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो मैंने कहा था BAN और आंसर था ऑल ऑफ दीज। आप आगे आइए। According to special theory of relativity, length of a body along the direction of motion related to, ये 10 नहीं है 2 है, to an observer moving with a velocity comparable to, ये फिर 10 नहीं है 2 है, the velocity of light। अगर एक ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करने लगे तो आपको पता है कि उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और आपको पता है उसका मास इंक्रीज़ हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है। सही है। तो आपने रिजल्ट पढ़े होंगे रिलेटिविटी के, मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, तो लेंथ हमेशा कम हो जाएगी। ये दोनों गलत प्रिंट हो गए, 10 ये 2 है। इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, आपको पता है कि ये बैंड थ्योरी से आया है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 से। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान अगर नैरो गैप होगा तो वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, और यहाँ पर था सेमीकंडक्टर का। अगर ये लार्ज गैप होगा बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड तो वो इंसुलेटर कहलाते हैं, और अगर कोई गैप नहीं होगा तो वो कंडक्टर कहलाते हैं। ये सवाल चेंज हो सकता है यहाँ से। अ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन बताता है, लेंज लॉ। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड हीट इंजन। हीट इंजन का काम क्या है कि वो कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। व्हेन अ कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, करंट कॉज्ड बाय दिस EMF इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। कहा क्या जा रहा है कि जब आप एक कंडक्टर को एक कंडक्टर में क्या करते हैं से ना, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग करते हैं, डेल्टा फाई होता रहता है, तो उसमें क्या होती है, EMF इंड्यूस होती है, और करंट कॉज्ड बाय दिस EMF, और इस EMF जो इंड्यूस हुई है इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। इन्होंने लिखा था डायरेक्ट करंट, ये तो बैटरी या सेल से हासिल किया जाता है। कन्वेंशनल करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट आंसर। डिक्रीजिंग सेपरेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज बाय 1/2 विल कॉज द फोर्स ऑफ रिपल्जन टू चेंज बाय, ये कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है। कह रहा है दो पॉजिटिवली चार्ज हैं और सेम चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर आप क्या कर दें, उनको उनके दरमियान डिस्टेंस को क्या कर दें, 1/2 कर दें, आधा कर दें, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी बढ़ जाएगी, मैंने कहा 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स का रिलेशन उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो कम करने पर फोर्स बढ़ेगी, तो हमने कहा ये इन्होंने कम करा है, 1/2 करा है, तो हमने कहा बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो ये वाला और ये वाला, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि इसमें कम हो रहा है। आंसर होगा 2 या 4। अगर आर से इन्वर्सली रिलेशन होता तो 2 टाइम्स बढ़ता, और आर के स्क्वायर से है तो 4 टाइम्स। इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। ये रहा कूलम्स लॉ, F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज करा, मैंने K को कांस्टेंट का हटा दिया, और चार्जेस भी इस सिचुएशन में सेम थे, सही है, उन्हें भी हटा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के इन्वर्सली डील कर रहा है। अब उसने कहा इसको क्या करा है, 1/2, मैंने सादगी के साथ इसमें 1/2 रख दिया, स्क्वायर वैसे ही है।
तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/4 और जब ये पलटेगा तो 4, तो 4 टाइम्स बढ़ गई। अब है हमारे पास लास्ट MCQ है, 2 रजिस्टर ऑफ 3 ओम एंड 5 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जैसे इन्होंने पैरेलल का, हम समझ गए कि वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, और उसने वो पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया जो दोनों के अक्रॉस है 10 वोल्ट, इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया। द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर, तो कह रहा है 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना है ना, इसमें से कितना करंट पास हो रहा हो। तो मैंने कहा ये तो ओम्स लॉ से होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दी हुई है, पोटेंशियल पता है, हम निकाल देंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। V इक्वल है IR, I इक्वल है V अपॉन R, यार इधर मल्टीप्लाइड होता है, इधर आके डिवाइड हो गया। V उसने दिया था 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस थी 5, तो डिवाइड करा तो 2 एम्पियर, तो आंसर आ गया 2 एम्पियर। सही है। अगर ये पसंद आया आपको और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो इसे दूसरे से शेयर करिएगा। सही है, शुक्रिया।